मैं आईडी खजूरिया इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म आईडीपी के राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और आज मैं टीवी आईडीपी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे चांस दिया अपनी बात रखने का और मैं जो भी बात आपके सामने रखूँगा वो सवालों के तौर पर भी रखूँगा। कुछ सवाल पूछे जाएँगे, जो सवाल पूछने वाला है वो दिखाई नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गया है। लेकिन मैं सवाल जो आएँगे मैं वो सवाल बोलता भी जाऊँगा और वो आपको सुनते भी जाएँगे आप। हाँ, हाँ। जी। सवाल जो पूछा गया राजेश भारत की तरफ से कि कोरोना वायरस के जो पेंडेमिक जो महामारी हुई है, उसके बाद एक तरफ तो रिपोर्टें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है या आईएमएफ है, ये रिपोर्टें ये दे रहे हैं कि महामारी जो है करोड़ों का नुकसान कर सकती है, जानी तौर पर भी और माली तो हो ही गया है। तो और भूखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन सरकारें इस पर सीरियस नहीं हैं। मैं इसके से ऐसा समझता हूँ कि दरअसल सरकारें जो पूरी जो दुनिया की हैं, एक तो सरकारें अभी तक मानसिक तौर पर और सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रीय सरकारें हैं, राष्ट्रीय। यानी कि इनको 99% इंटरेस्ट जो है, वो अपने राष्ट्र का होता है और 1% इन्होंने यूएनओ को बनाकर एक ऐसा लंगड़ा सा सेंटर बना दिया है और उसके ताबे कर दी है कुछ ऑर्गेनाइजेशनें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया की सेहत देखेगी, यूनिसेफ दुनिया के बच्चों की तकलीफें देखेगी या वर्ल्ड ट्रेड देखेगी। ये सिर्फ एक नमूना जैसा है। वैसे तो राष्ट्रीय ताकत अपने पास रखते हैं और वो राष्ट्रीय ताकत के हिसाब से वो इंटरनेशनल तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनको कोई प्रबंध ही नहीं है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई लीडरशिप है। जब तक कोई लीडरशिप नहीं होती है, तब तक कोई चीज़ें एक अमल में नहीं आती हैं और इस वक़्त पूरी दुनिया में जो भी 200 कंट्री चाहे वो यूएनओ में रजिस्टर्ड है या मान्य है या उससे बाहर भी कुछ वो छोटे-छोटे मुल्क हैं, उन सबको मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लीडरशिप देने के काबिल कोई नहीं है। एक फेलियर तो ये हुआ है। दूसरा फेलियर ये है कि इनके अंदर आज भी मानव के प्रति मनुष्य के प्रति मानव के प्रति जो मानवता होती है उसके प्रति कोई रहम या उनके प्रति कोई हमदर्दी या उनके प्रति कोई दोस्ती है ही नहीं है। ये तो अभी भी इस वक़्त भी आज ये कह रहे हैं कि इतना टकराव दिखाई दे रहा है इनका अंदर कि ये आज भी अगर जंग लगना लड़ने का मन किया इन्होंने तो जंग लड़ सकते हैं जी और जंग में जा भी सकते हैं, ये तैयारी भी कर रहे हैं और ऐसे इशारे भी दे रहे हैं कि हम आपके ठिकाने उठा देंगे, हम हमला कर देंगे। कोई समुद्री बेड़ा हिला रहा है, कोई दूसरी किस्म का दे रहा है। इसलिए इन्होंने जनता की भूख से, जनता की बेरोजगारी से, जनता की बीमारी से कोई लेना देना नहीं।
दूसरा राजेश जी ने सवाल ये किया है कि जो मैंने बात रखी है कि इनका आज भी जंग लड़ने का मानसिकता है, तो उन्होंने कहा कि ये सच है कि आज भी अमेरिका अपना समुद्री बेड़ा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उधर से चाइना भी है। चाइना भी कोई कम नहीं है, चाइना भी सोच रहा है। ये पक्की इस धारणा ये है कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये अब इस वक़्त वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में भी आ गया है कि इंसान मरते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 करोड़ मर जाएँगे, 5 करोड़ मर जाएँगे, ज 10 करोड़ भी मर सकते हैं, जितने भी जो अलग-अलग डाइटें आ रहे हैं, अलग-अलग एनालिसिस हो रहे हैं और मर सकते हैं, लेकिन इनकी आज भी ख्वाहिश, मन की ख्वाहिश जो है, वो दूसरे को जीतने की है। जो मानसिकता इंसान के अंदर इन्होंने भर दी है सालों-सालों से कि मैन इज़ द मास्टर ऑफ नेचर, मैन मालिक है, मैन कैन कंकर द नेचर। आदमी चाहे तो दुनिया को जीत सकता है और कुदरत को जीत सकता है। इसलिए वो मानसिकता इनको बैठने नहीं देती है और वो मानसिकता इनको कोई लिहाज नहीं छोड़ती है वो और वो लड़ाई लड़ने के लिए भी अगर इनको चलाना पड़े हथियार तो ये चलाएंगे। हाँ जी, तो जे जो तीसरा सवाल आप पूछ रहे हो कि जो हमारे स्थायी मसले थे देश के तौर पर, अपने-अपने देश में जो मसले थे, उनको छोड़कर इन्होंने अब सब कुछ भूल दिया और एक ही कोरोना वायरस के आगे-पीछे जो है फिर सत्ता का ही खेल खेलना शुरू कर दिया है। ये तो ऐसा होना ही था, क्योंकि दुनिया के पैमाने पर बहुत मसले थे। इससे पहले 3 महीने पहले सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही इकोनॉमिक क्राइसिस का सवाल नहीं था, वर्ल्ड क्राइसिस था। अमेरिका में क्राइसिस था, बेरोज़गारी का क्राइसिस था। दुनिया के पैमाने पर इकोनॉमिक क्राइसिस के वार्निंग आ रही थी, चेतावनियाँ आ रही थी और इन सब ने इस कोरोना वायरस को अब इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया सब देशों ने। एक से हमारे भारत का ही नहीं सवाल है, सब देशों ने जितने भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट थे, जितने भी सामाजिक मसले दुनिया में थे, उनको इन्होंने पीछे खड़े कर दिया और अपना जो दोबारा वर्चस्व का दुनिया में फिर बड़ा लीडर बनने का, दुनिया को अपना लीडरशिप कायम करने का जो कंपटीशन है, वो इन्होंने बढ़ा दिया और हिंदुस्तान में तो पिछले 6 सालों से ऐसा हो रहा है कि जब भी जनता का मसला आता है, तो कहीं लिंचिंग आ जाती है। जब भी कहीं भूख का मसला आता है, तो कहीं गाय का आ जाता था। कहीं भी रोटी का मसला आता था, इम्तिहानों का मसला आता था, परीक्षाओं को मसला आता था, रिक्रूटमेंट का मसला आता था, तो कहीं और मसला उठाया जाता था, बॉर्डर का मसला उठ जाता था। इसलिए इनको अब ये सारे मसले जो 6 सालों में इकट्ठे हुए थे, बेरोजगारी था, आर्थिक मंदी का था, राफेल का था, सिटीजनशिप जो एक नया सीसीए इन्होंने लाया था एनपीआर एनसीआर का, उसका मसला था, हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जो कर दिया था, उस सब मसलों को इन्होंने एक ही अब छतरी के नीचे कर दिया है कि कोरोना वायरस को खत्म करना है, कोरोना वायरस को खत्म करना और उसमें इन्होंने एक नो डाउट के इसमें डिस्टेंसिंग की जरूरत है, इसमें हम कोई इनकार नहीं करते, ये जरूरत थी, लेकिन इसमें मसले भी हल करने हैं, इसमें रोटी भी तो देनी है, इसमें रोजगार भी तो देना है, वो इन्होंने कोई रिक्रूटमेंट का रास्ता नहीं निकाला, वो इन्होंने कोई रोटी देने का हर आदमी को काम देने का कोई रास्ता नहीं निकाला, किसी को फंडिंग करने का कोई रास्ता, इवन रियासतों और जैसे दुनिया में इंटरनेशनल गवर्नमेंटों का या लीडरशिप का क्राइसिस झगड़ा है जहाँ वर्चस्व का, अब जहां देश हमारे देश में राज्य और केंद्र का हो गया है, राज्य कुछ मांग रहे हैं, केंद्र देने को कुछ तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि राज्य के हमारा जीएसटी का हिस्सा भी नहीं मिला है, हमें और नया मिलना चाहिए था, वो ना जीएसटी का हिसाब किताब हो रहा है, ना नया हो रहा है और सरकारें अपने तौर पर अब फैसले भी कर रही हैं कि कोई 2 दिन पहले
लॉकआउट कर रहा है, कोई 2 दिन बाद में कर रहा है, कोई कहता है मैं किराया नहीं दूँगा मज़दूरों का, कोई कहता है हम गाड़ियों में बैठाकर पहुँचा देंगे। मतलब कोई जनता का कोई कहो प्लानिंग तौर पर राज्य सत्ता का चल रहा हो, वो नहीं है, ज़ोर-ज़बरी से चल रहा है, लेकिन है कि लोगों को ताकत के साथ नीचे दबाया हुआ है। इस वक़्त सच्चाई का पता नहीं चल सकता कि सच्चाई कहाँ पहुँच रही है। वो तो इसमें तो राजेश जी लोगों को बहुत आगे आने की ज़रूरत है। लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ये बात तो बिल्कुल साफ़ है कि जो हमारा आइन है वो अंग्रेज़ों के समय का। जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने ठीक सवाल किया है राजेश जी कि आज भी हमारा आइन जो है वो अंग्रेज़ों की धारणाओं से ही चल रहा है। चाहे वो 1897 का है, चाहे ब 1872 की जुडिशरी लॉज़ है, चाहे कोई भी है, उसे सिर्फ़ ये अमेंड करते हैं कि इसमें पावर और कितनी बढ़ाई जाए। तो इन्होंने ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इन्होंने एक आदमी के पास पावर पहुँचा दी है, चाहे उसे बासराय कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो, चाहे किसी पार्टी का नेता कह लो, चाहे एक आदमी कह लो। और वो उसकी जो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट है, वो भी अब 2 एडवाइज़रों के सिवाय और कोई उसके पास जा नहीं सकता है। इसलिए ये तो होना ही था। ये 6 साल पहले जब इसका दौर चला तो उस वक़्त हम ये समझना शुरू कर गए थे कि जो हिंदुत्व का जो मकसद है वो उस तरफ बढ़ेगा क्योंकि उनका लिखा हुआ प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम के तहत वो आखिर कदम ब कदम आगे बढ़ते गए और आज उन्होंने वो 1897 का बासराय के से भी बढ़कर पावरें ज़्यादा ले ली हैं। उसकी शायद फिर भी कम थी कि इसने इन्होंने तो बिल्कुल ज़्यादा पावरें ले ली हैं और उन पावरों के तहत ना तो हिसाब-किताब देना है। अब प्राइम मिनिस्टर केयर वो एक इन्होंने ट्रस्ट बना लिया, जिसके चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर, उसके मेंबर भी उसके मंत्री और वो कहते हैं कि हम अपने ऑडिट करवाएँगे ही नहीं। बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि इसके ऑडिट हम नहीं करवाएँगे। पैसा कहाँ खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं बताएँगे हम, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पावर बाँटने का सवाल है, पावर अपनी मर्ज़ी से कमिश्नर रख लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेक्रेटरी रख लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो ऑफिसर चाहिए इनको वो रख लेते हैं और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी के तरीके से चलते हैं और ऐसा दिखता है कि ये एक आदमी चला रहा है और बिल्कुल कोई लोगों की तो कोई ना तो नेशनल लेवल पर कोई नेशनल कोई ऐसी संस्था है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि जहां पर हर पार्टीज के आदमी को लिया जाए या कोई संजीदे आदमी लिए जाए, उनको नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल बनाई जाए, उसे बैठकर पूछा जाए कि ये नेशनल सवाल है, ये अकेले सवाल नहीं है, ये नेशनल सवाल है, इस पर नेशनल कोई रायनामा बनाया जाए। अगर कोई रियासतें हैं तो रियासतों को भी नहीं आदत है रही है कि वो रियासतों में कुछ लोगों की ऐसी काउंसिल बनाए और उससे सिटीजन काउंसिल बनाए और उनसे राय ले। डिस्ट्रिक्टों में भी नहीं रहा है। इससे ये साबित आप तो शायद पूरे हिंदुस्तान में फिर भी सिविल आदमी झंडी झुंडी लेकर आते जाते लोगों के साथ देखते रहे होंगे। जम्मू कश्मीर में तो पिछले 2 साल से सीधा बास राय आया है सेंटर से, उससे के 3-4 एडवाइजर होते हैं, ना लोगों के जवाब दे हैं, ना पूछते हैं, ना किसी को कहते हैं, ना सुनते हैं, ना किसी की बात है। सिर्फ वो अपना हुक्म दिल्ली से होम मिनिस्ट्री की तरफ से आता है और हमें नीचे पहुंच जाता है और बिल्कुल एक बासरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन है कि सवाल जो फिर वहां पहुंचता है कि जनता कितनी जागती है, जनता की
जो मानसिकता है वो कितनी बदलती है। अगर जनता अपनी ज मानसिकता नहीं बदलेगी, ये सरेंडर कर जाएगी अगर, जनता अपनी अंदरूना जो अपना प्रभुत्व होता है इंसान का, एक इंटीग्रेशन होती है, इंटेग्रिटी होती है, अगर उसको नहीं जगा पाएँगे, तो ये तो जो फासिस्ट लोग होते हैं, वो तो ऐसी चीज़ें दबा लेते हैं, चलते हैं, चलाते हैं। लोग चैलेंज कर सकते हैं और लोग पढ़े-लिखे हैं, बच्चे हैं, नए बच्चों का जे आने वाला ज़माना है, उनकी नई पीढ़ी को ज़रूरत है कि नई धरती बची रहनी चाहिए, धरती खूबसूरत रहनी चाहिए, धरती एनवायरनमेंट के तौर पर संतुलित रहनी चाहिए और जितनी भी साइंस बनी है, उस साइंस के जितनी फैसिलिटीज़ बनी हैं, वो आने वाली पीढ़ी को कायम रहनी चाहिए। वो तभी होगा कि हम अगर हम भी अपना योगदान दें जो इस वक़्त की पीढ़ी है और अगली पीढ़ी उसके लिए तैयार हो। हाँ। हाँ, जे राजेश जी, ये तो है कि लोकतंत्र की जो शक्तियाँ हैं, जो लोकतंत्र को बहाल ज़िंदा रखने वाली और जो इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति हैं, वो तो आज थोड़ा-सा कमज़ोर लगते हैं। कमज़ोर मैं कहने का मतलब कि वो ऐसे कमज़ोर नहीं है, लेकिन है कि दबे जैसे लगते हैं। एक सिर्फ़ मिnority कमीशन की चेयरमैन का सवाल नहीं है जहाँ। इन्होंने कश्मीर में 3 जर्नलिस्ट अंदर दिए हुए हैं। एक लड़की है, फोटोग्राफर थी, एक 2 और साथी थे, उन्होंने कुछ नहीं की सच्चाई पेश की है। कोई ने उनको जुए, पीए लगाकर अंदर कर दिया गया है और सिद्धार्थ जो बायर पेपर का एक बहुत अच्छा एडिटर है, उसके घर पुलिस भेज दी थी यूपी वालों ने, अभी 10 दिन पहले और उसको धमकाया गया। इसी तरह वो अब 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोता वो उनको तमिल टुम्बे जो थे वो उनको हरास किया गया। सवाल ये है कि एक काम थोड़ा कर रहे हैं, ये पत्रकारिता को जो असल पत्रकारिता है उसको नहीं उठने देना चाहते, असल इंटेलेक्चुअल हैं जो उसको नहीं उठना देते, जो असल काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं करने दे चाहते, उनको अपनी कुर्सी चेयर पर इंसाफ नहीं करने देते। ये तो हो रहा है और इसी को देखकर ये एक साइंस सिखाती है हमें कि चेंज एंड डेवलपमेंट के लॉ में कोई चीज़ स्थायी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये तो बदलेगी चीज़, रुकी नहीं रहेगी। लेकिन हो सकता है कि इसे तो कितनी देरी लगती है, ये कितनी देर रोक सकते हैं और तब्दीली करने वाली शक्तियाँ कितनी जल्दी आगे बढ़ सकती हैं। रुकेगी नहीं ये चीज़, चेंज एंड डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। ये अगर वो ही रहा 50 साल वाला या 200 साल वाला या 100 साल वाला या 70 साल वाला अवस्था नहीं कायम रही, तो ये कौन-सी रहेगी? ये भी नहीं रहेगी। लेकिन है कि हमें भी कुछ योगदान करते रहना चाहिए और नई पीढ़ी को भी पढ़ना भी, लिखना और समझना भी चाहिए। हमें तो रजत जी, जो आप जो इन पार्टियों पर जो कह रहे हो कि जो पार्टियां हैं, क्या ये भी क्या जो हमारा सेकुलर एक शक्ल थी या प्लूरल रहने की शक्ल थी या को एग्जिस्टेंस की शक्ल थी, वो क्या कायम कर सकेंगी?
मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमें ऐसी समझ लगती है जे सब पार्टियाँ नेशनल आउटलुक की हैं, राष्ट्रीय आउटलुक की हैं और राष्ट्रीय आउटलुक से गिरते-गिरते फिर सॉफ्ट हिंदुइज़्म में भी फँस गई और जात-पात में भी फँस गई। इसलिए आज जो मानव की ताकत की ज़रूरत है, जो नई राजनीति की ज़रूरत है, जिसमें पूरे मानव शक्ति को इकट्ठा करना और उसे प्रो मैन और प्रो नेचर बनाना, उसे इतना लंबा रास्ता देखना कि जहां पर मैन काइंडली फ्रेंडली सतह बने और नेचर फ्रेंडली सतह बने, उसमें ऐसी चीजें इन इन पार्टियों के अंदर नहीं आ सकती है। ये पार्टियां पुराने असूलों की हैं, ये पुराने सिद्धांतों की हैं। अब नए सिद्धांत की ही इस पार्टियां नए रूप में ही आ सकती हैं, तो वही काम कर पाएंगी, पर नहीं तो नहीं कर सकेंगी। नहीं जी, ये ये आप जो कह रहे हो कि ये संकट जी हजूरी वाला और ताबेदारी वाला संकट है, ये तो आएगा। अंग्रेजों के समय भी थे। राय बहादुर अंग्रेजों के समय भी कुर्सी लगी हुई थी पार्लियामेंट हाउस में, हमारे ही लोग थे, वो हिंदुस्तानी ही थे। इन्होंने भी कुर्सियां लगा दी हैं, किसी को राज्यसभा की लगा दी, किसी को मंत्री की लगा दी, किसी को पूरी पूरी एमएलए खरीद लेने, उनको मिनिस्ट्री की लगाने, उसे किसी को राज्यसभा में पहुंचाना, किसी को उम्मीद रख देनी। ये तो होगा ऐसा, ये तो इस जो राष्ट्रीय इस किस्म की जो शक्तियां हैं, जो पार्टी हैं, ये ऐसा खेल खेलेंगी और खेलती आई हैं। ये हमें समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन ये ऐसा रहेगा और करती रहेंगी। इसमें हमें घबराने की बात नहीं है और हमें सोचने की जरूरत है कि हम नए लोगों को कैसे सोच सकते। मैं जनता को जो मैसेज देना चाहूंगा वो यही दे सकता हूं कि आज दुनिया जो है इंटरडिपेंडेंट है। ये हमें बात सामने लग रही है। आज दुनिया में राज ग्लोबल तौर पर फेडरल और मानव के हक का और प्रकृति के हक का बनेगा, तो वो नीचे देशों में बन पाएगा और वो नीचे रियासतों में बन पाएगा, वो नीचे गांव तक बन पाएगा। अगर हम किसी एक देश से शुरू करेंगे या किसी एक देश से बनना भी शुरू हो जाए, तो वो उसे पहुंचते पहुंचते फिर ग्लोबल तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक हम ग्लोबल सेंटर नहीं बना सकते, जब तक ये ग्लोबल समझ नहीं बनती जनता की कि आज ना हथियारों की जरूरत है, ना आज न्यूक्लियर पावर की जरूरत है, ना आज एक दूसरे को जीतने और हारने की जरूरत है। आज जरूरत है मानव बरादरी बनाकर, मानव शक्ति पूरी एक मानवता बनाकर इस प्रकृति की सुख को भोगना और इस प्रकृति को इसके मुताबिक इस्तेमाल करना और आने वाली पीढ़ी के लिए एक खूबसूरत धरती बनाना। तभी ये एक रास्ता इंसानियत का निकल सकता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।